दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है आपका 6, कोड है 6003 या 603 है, कहीं पर लिखा हुआ होता है। एक्ट है आपका ह्यूमन राइट, मानव अधिकार। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब से पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। जब आप प्लेलिस्ट देखोगे वहां आपको सैम और कोड और एक्ट का नाम आपको लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सैम या कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट के अनुसार अपनी तैयारी करना। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो आने की संभावना है 70% बनी रहती है और ये नंबर 10 में आता है। बहुत कम चांस होते हैं, 30% चांस रहते हैं जब ये 20 नंबर में आता है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। या एग्जामिनर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की क्या महत्वता है। मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है। क्या ये मूल अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। उत्तर है हमारा 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। आज हम एक लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं जिसका कर्तव्य जनसाधारण की सुख समृद्धि को बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों में कुछ आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को निहित किया गया है जिनको पूरा करना राज्य के लिए अपेक्षित है। देखो, यहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है, आप इतने समझदार हो, आपका IQ लेवल बहुत ज्यादा तेज है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लगता कि कुछ पॉइंट या कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। आगे देखते हैं अपना सामाजिक न्याय से संबंधित नीति के निर्देशक तत्व। नंबर 1, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। राज्य जनहित की वृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा। ये जनहित होता है हमारा जन समुदाय, जितने भी समाज के व्यक्ति हैं उनके लिए। जिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर सह कर लेना, जिससे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। यहाँ पर कहा गया है ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लगाकर हम समाज के जनहित की लोक कल्याण के लिए, जिनसे उन्हें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुविधा उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लगाते हैं। राज्य इस बात की कोशिश करेगा कि विशेष रूप से व्यक्तियों की आय में असमानता कम हो। असमानता का मतलब है जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान रूप से इनकम हो और सभी व्यक्ति उच्च कोटि की आर्थिकता का महत्व प्राप्त करें। मतलब कहने का मतलब है सभी व्यक्ति समान रूप से जो धन कमाते हैं उसमें क्या है, समानता हो। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो जाए और कोई बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। क्या है, इसमें समानता स्थापित करना है। और पद की सुविधाओं और अवसरों के संबंध में न केवल व्यक्तियों में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले या विभिन्न व्यवसाय में लगे सभी वर्ग के लोगों में असमानता दूर हो। दूसरी बात यहाँ पर एक तो बोली है कि जो हमारा समाज है, समाज में ये नहीं है कि एक वर्ग जो बिल्कुल गरीब है और एक वर्ग जो है क्या है, अमीर है। इसमें क्या है, समानता स्थापित करनी है। दूसरा क्या बोला है, इसका एक अर्थ और निकलता है, सभी को समान समान वेतन मिलेगा, चाहे वो किसी जाति से हो, लिंग से हो, धर्म से हो, स्थान से हो या उसका कोई भी मूल वंश रहा हो। ठीक है, इसके आधार पर किसी को वेतन यानी जो तनख्वाह दी जाती है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी जाति, धर्म, लिंग, स्थान कहीं से भी हो, सभी को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और सभी को व्यवसाय करने का अधिकार होगा। और इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति गरीबी होता चला जाए और एक व्यक्ति अमीर होता चला जाए। इस प्रकार का समन्वय स्थापित करना है समाज में।
आर्थिक न्याय की स्थापना, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है। मतलब जितने भी समाज के व्यक्ति हैं वो अपनी जीविका यानी जीवन यापन चलाने के लिए व्यवसाय से संबंधित साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सेकंड है, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, जैसा कि अभी बताया है। समान वेतन वो लिंग में स्त्री पुरुष और समलैंगिक दोनों तीनों आते हैं। तीसरा है, श्रमिकों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। फोर्थ है, बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। मतलब हमारा जो वातावरण है स्वच्छ हो और किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो कि बच्चों को शिक्षा से और स्वास्थ्य से वंचित किया जाए या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। ठीक है, आगे है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। सभी बच्चों को जो है समान न्याय मिलेगा और निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होगी। अब इसमें क्या है, अब से पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन एक बार पुनः और बता देता हूं। समान न्याय का मतलब किसी भी जाति, लिंग, धर्म, स्थान, मूल वंश के आधार पर जब न्याय के लिए जाएंगे तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति गरीब है या निर्बल है तो ऐसे व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायताएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। आगे है, देखो ये पॉइंट 2 था, पॉइंट 1 था, पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 में क्या था, आर्थिक न्याय की स्थापना। आर्थिक न्याय के अंतर्गत हमारे 4 पॉइंट थे। अब पॉइंट नंबर 3 है हमारा समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। फोर्थ नंबर का पॉइंट है उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सा देना। आगे देखते हैं, फिफ्थ है काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसी कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और साधारण वर्ड है। सिक्स है काम की न्यायोचित एवं मनुचित दशाओं का उपबंध। सेवन है समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति। 8 है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का उपबंध। मतलब इतनी मजदूरी दी जानी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और अनिवार्यता शिक्षा, मतलब जो उनके लिए उपयोगी हो। 10 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का कर्तव्य। 11 है कृषि और पशुपालन का संगठन। 12 है राष्ट्रीय हितों के स्मारकों, स्थानों आदि की रक्षा। 13 है पर्यावरण और अन्य वन्य जीवों की रक्षा। 14 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 15 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यहाँ पर हमने 15 यहाँ पर पॉइंट कराए हैं और 15 में एक जगह 4 पॉइंट और थे जो 2 में 4 पॉइंट ऐड हो रहे थे, ये थे टोटल 28 पॉइंट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से मात्र आपको 8 या 10 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना आप सभी पॉइंट को लिखो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको अच्छे लगे 8 या 10 पॉइंट अपना वहां पर लिख देना एग्जाम में। मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध। अब यहाँ पर पूछा है जो मूल अधिकार होते हैं हमारे, जो संविधान हमें देता है, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें क्या संबंध है। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका 10 नंबर में या 5 नंबर में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आप परेशान ना होना, अच्छे से देखना। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में मुख्य अंतर यह है कि जहां मूल अधिकार वाद योग्य है वही नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति वाद ला सकता है, वहीं पर अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति वहां पर वाद नहीं ला सकता है, यानी केस नहीं कर सकता है। एक तरफ मूल अधिकार मानव के अस्तित्व को बनाए रखने वाले अधिकार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के उत्थान के लिए आवश्यक हैं। ये क्या है, जो मूल अधिकार होते हैं ये मानव के अस्तित्व के लिए होते हैं, नीति निर्देशक तत्व समाज के उत्थान के, उसके बढ़ावे के लिए होते हैं। इनमें से किसको प्राथमिकता दी जाए यह शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाज को ज्यादा
प्रोत्साहित करते हैं, उत्थान के लिए आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर जो मूल अधिकार हैं ये मानव से संबंधित होते हैं। इसमें क्या है, भिन्नता दिखाई देती है और इसमें कभी कभी तर्क और वितर्क होने लगते हैं। इस विषय में सर्वप्रथम मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मूल अधिकार निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे। अभिभावी होने का मतलब है उन पर भारी पड़ना। जो मूल अधिकार हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किससे, नीति निर्देशक सिद्धांतों से। निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों के अनुरूप होंगे। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके अनुरूप ही होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन मूल अधिकार जो है नीति निर्देशक पे क्या है, भारी रहेंगे और सहायक रूप में रहेंगे। किंतु यदि मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हुआ है तो राज्य उस सीमा तक उन्हें लागू कर सकता है। मूल अधिकार जो होते हैं अगर उनका अतिक्रमण का मतलब है उनको अगर कम नहीं किया है, जो अधिकार दिए गए हैं उनको छीना नहीं गया है, तो राज्य उस सीमा तक उन्हें लागू कर सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह में बोला है, इस मामले में भूमि सुधार से संबंधित पारित विधि को इस आधार पर इसे संवैधानिक घोषित किया है कि वे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 39 में प्रतिपादित निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लोक प्रयोजन के लिए पारित किया गया है। आगे देखते हैं पुनः केरल एजुकेशन बिल। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं होंगे, फिर भी मूल अधिकारों के क्षेत्र विस्तार को निर्धारित करते समय न्यायालय इन सिद्धांतों को अपेक्षा नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, तो पुनः केरल एजुकेशन बिल में बोला था उच्चतम न्यायालय ने, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है मूल अधिकारों पर भारी नहीं पड़ेंगे। मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर भारी पड़ सकते हैं, फिर भी मूल अधिकारों के क्षेत्र को विस्तार को निर्धारित करते समय न्यायालय इन सिद्धांतों को अपेक्षा नहीं करेंगे। यदि दोनों में विरोध उत्पन्न होता है, किसमें, नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों में विरोध उत्पन्न होता है, तो सामंजस्यपूर्ण यानी संबंध स्थापित करने के लिए निर्वचन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। अब निर्वचन का मतलब क्या है, इनमें कौन, जैसे किसी पॉइंट को लेकर, किसी कार्य को लेकर, कहीं विवेचना को लेकर इसमें कोई मतभेद उत्पन्न हो रहा है, दोनों ही क्या है, सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर निर्वचन करने की आवश्यकता है। निर्वचन का मतलब मूल सिद्धांत, सॉरी मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण है या उस समय पर कौन सा सबसे उत्तम हो रहा बैठ रहा है, उसको वहां पर चुना जाएगा चाहिए। और जहां तक संभव हो दोनों को प्रभाव देने का प्रयास करना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। निर्वचन का मतलब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कौन सा बेटर है, परिस्थिति क्या कह रही है, वहां पर उसको महत्व देना चाहिए, या उन दोनों में क्या है, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, या दोनों का प्रभाव वहां पर खत्म ना हो, इस प्रकार से हमें उनको लागू करना चाहिए। IR कोहिले बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो हमारे मूल अधिकार हैं नीति निर्देशक तत्वों के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक साथ कार्य करना चाहिए, संतुलन बनाकर रखना चाहिए। यह संतुलन जनहित में होना अपेक्षित है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामने इनकी अनदेखी किया जाना भी उचित नहीं है। यहाँ पर बोला है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही समाज के लिए और मानव के लिए उपयोगी हैं। इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और जो उचित हो जनहित में वो लागू किए जाने चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामने इनकी अनदेखी किया जाना भी अनुचित नहीं है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यानी मानव के कल्याण के लिए इनका अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन दोनों का समन्वय स्थापित करके, दोनों में संबंध स्थापित करते हुए इनका क्या है, प्रयोग किया जाना चाहिए। हम ये नहीं है ना तो मूल अधिकारों को ज्यादा महत्व दे सकते हैं, ना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को, लेकिन मूल अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भारी तो रहते हैं, लेकिन दोनों को एक समान रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है। यह था आपका क्वेश्चन 9। समझाने का प्रयास किया है, कहीं कोई त्रुटि रहती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।